हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओटी मेडिकल लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेज ऑफ एनेस्थेसिया, यानी कि इसका फोर्थ स्टेज होता है। चारों स्टेज पर हम लोग डीपली में यानी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंतिम तक बने रहिएगा क्योंकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थेसिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे डॉक्टर गुडल डिस्क्राइब 4 स्टेजेस ऑफ एनेस्थेसिया, यानी कि आप 1883 टू 1956 तक रहे थे आर्थर अर्नेस्ट गुडल। इन्होंने क्या किए थे कि डिस्क्राइब किए थे 4 स्टेज में, यानी जब ड्यूरिंग एनेस्थेसिया 4 स्टेज विजुअल होता है, यानी कि सीन होता है पेशेंट में। इन चारों स्टेज को ये क्या किए कि ऑब्जर्व किए और इसको डिस्क्राइब करके हम लोग के बीच रखे। ये कौन अमेरिकन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट थे। ही यूज दिस स्टेज ऑफ एनेस्थेसिया। इन्होंने क्या किया कि एनेस्थेसिया के जो स्टेज का यूज किए थे इन 1914 में। ये क्या किए थे, ये एनेस्थेसिया का यूज किए थे, इसका जो स्टेजेस जो होता है उसको इन्होंने यूज किए थे 1914 में। बट he published a book Goodall Stages of Anesthesia in 1937, और एक बुक को पब्लिश किए थे जिसका नाम था Goodall Stages of Anesthesia in 1937, यानी कि 1937 में इन्होंने Goodall Stage of Anesthesia का एक बुक था उसको पब्लिश किया। लेकिन इसका जो डेमोस्ट्रेशन जो किए थे इसको 1914 में इन्होंने डेमोस्ट्रेशन कर चुके थे और इसको पब्लिश करने में इसको थोड़ा टाइम लग गया था। दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मॉनिटरिंग सिस्टम एस्टेब्लिश्ड इन एनेस्थेसिया, यानी कि फर्स्ट ये मॉनिटरिंग सिस्टम था जो उन्होंने एस्टेब्लिश किए थे एनेस्थेसिया में। पहले अगर जनरल एनेस्थेसिया प्रोवाइड किया जाता था तो इसका कोई मॉनिटरिंग का मेथड नहीं था, कोई मॉनिटरिंग करने का डिवाइस नहीं था। लेकिन अभी प्रेजेंट डे में हम लोग बिस्पेक्ट्रल इंडेक्स से भी मॉनिटरिंग करते हैं, जिसको बाइस्पेक्ट्रल इंडेक्स जो बोलते हैं 20, इससे भी करते हैं। जो EEG यानी इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी का प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इनसे अभी प्रेजेंट डे में भी हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। तो उसमें भी स्टेजेस देखते हैं। जो स्टेजेस यहाँ पर 4 स्टेज है, इन 4 स्टेज को इसमें देखा जाता है और इससे कंट्रोल करते हैं कि फर्स्ट स्टेज में पेशेंट है, सेकेंड स्टेज में पेशेंट है, थर्ड स्टेज में पेशेंट है, इन सब में हम लोग देखते हैं। और फोर्थ स्टेज में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे होता है कि स्टेज 3 पर जाकर के हम लोग का सर्जिकल जो टारगेट होता है स्टेज 3 होता है। तो हम लोग हमेशा स्टेज 3 पर जाने का कोशिश करते हैं और वहां जाकर के पेशेंट को प्रॉपर एनेस्थेसिया मिल जाता है और वहाँ सर्जरी हो पाता है। तो आई होप अब तक इसको आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टेज के तरफ चलते हैं। स्टेज 1 एंड स्टेज 2, यहाँ पे हम लोग सिर्फ इंट्रो देख रहे हैं और स्टेज को आगे डिस्क्राइब किए हैं, डीपली में आगे हम लोग समझेंगे। तो चलिए आगे इसको पहले करते हैं। स्टेज 1 एंड 2 डिड नॉट प्रोवाइड द एडिक्वेट डेप्थ ऑफ एनेस्थेसिया, यानी स्टेज 1 एंड 2 में क्या होता है कि जो एनेस्थेसिया का डेप्थ होना चाहिए वह नहीं इसमें होता है। सिर्फ एनेस्थेसिया प्रोड्यूस होता है, इफेक्ट पेशेंट में देखा जाता है। स्टेज 3 जो होता है वह द डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर सर्जिकल एनेस्थेसिया टू गेट सर्जरीज इन डन सर्जिकल एनेस्थेसिया प्लेन, यानी इसमें क्या होता है कि जो स्टेज 3 होता है यही टारगेट हम लोगों का स्टेज होता है। इसमें भी 4 प्लेन होता है, प्लेन पर भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें भी 4 प्लेन होता है और वो प्लेन में जा करके हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि प्लेन 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है। तो हम उसमें भी डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, आपको A to Z इसमें क्लियर हो पाएगा। स्टेज 4 जो है टेक्स द पेशेंट टूवर्ड्स कोमा एंड डेथ। अगर स्टेज 4 में पेशेंट चले जाएगा तो पेशेंट डेथ हो सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है। तो इन चीज़ों को भी याद रखना है। इसीलिए स्टेज हम लोग यूज करते हैं कि स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थेसिया में जो स्टेजेस होता है, स्टेजेस को हमेशा देखा जाता है, सीन किया जाता है, क्योंकि ये जरूरी होता है। नहीं तो पेशेंट अगर कोमा में चले जाएगा, डेथ हो जाएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। यानी कि कोमा में नहीं जाना चाहिए पेशेंट को।
कोमा में गया तो फिर उसका डेफिनेटली है डेथ होने का चांसेस बढ़ जाता है। एंड यहाँ पर देखिए, सो दिस वाज द डेंजरस स्टेज वेयर इरिवर्सिबल एनेस्थीसिया एंड डेथ ऑफ कोमा कैन हैपन। यानी कि इरिवर्सिबल यहाँ पे होता है, यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स नहीं ला पाते। जो हम लोग जनरल एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को क्या करते हैं, अनकॉन्शियस करते हैं, बट वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, फिर उसको हम लोग रिटर्न लाते हैं। लेकिन अगर कोमा में पेशेंट चले गया, स्टेज 4 में चले गया, तो पेशेंट इरिवर्सिबल होगा। इसको भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये आता है अक्सर। गवर्नमेंट का जो एग्जाम लेता है उसमें ये क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए आगे, इसका मॉनिटरिंग मेथड जो होता है 20 यानी 20 बाइस्पेक्ट्रल इंडेक्स और ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, इसका प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। ये अगर आपको समझना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो पे जा करके आप देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसको आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए अगली नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग स्टेज 1 को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि स्टेज 1 में एनाल्जेसिया एंड डिसओरिएंटेशन होता है। स्टेज 1 जो होता है इसमें एनाल्जेसिया एंड डिसओरिएंटेशन जो होता है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, एनाल्जेसिया को और डिसओरिएंटेशन को हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, एनाल्जेसिया तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि लॉस ऑफ पेन, यानी इसमें क्या होता है कि पेशेंट का लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ पेन, यानी पेन का एहसास नहीं होता है। एनाल्जेसिया का जो मेडिसिन देते हैं पेन को रिलीफ करने के लिए देते हैं। डिसओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि पेशेंट इज कंफ्यूज, यानी पेशेंट क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। स्टेज 1 में जब हम लोग एनेस्थीसिया डिलीवर करते हैं उस टाइम में क्या होता है, डिसओरिएंटेशन स्टेज जो होता है उसमें पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है, यानी भटकने लगता है। जैसे कि अल्कोहल का अगर कोई यूज करता है, अगर नशा में होता है तो किस तरह से उसमें इफेक्ट देखा जाता है, उसी तरह से डिसओरिएंटेशन इसमें पेशेंट करने लगता है। तो एनाल्जेसिया और डिसओरिएंटेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि पेशेंट डिसओरिएंटेशन मतलब भटकने लगता है, एनाल्जेसिया लॉस ऑफ पेन, यानी पेन यहाँ पे लॉस हो जाता है। दिस कैन बी इनिशिएटेड इन द प्री ऑपरेटिव होल्डिंग एरिया, यानी इस स्टेज 1 जो होता है हम लोग का जो प्री ऑपरेटिव जो एरिया होता है, प्री ऑपरेटिव रूम जो होता है, वहीं से इस स्टेज 1 को स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे पेशेंट क्या होता है, एंजाइटी में चले जाता है, थोड़ा उसमें स्ट्रेस आने लगता है कि मेरा नेक्स्ट टाइम सर्जरी होने वाला है, तो हम एनाल्जेसिया का भी मेडिसिन वहाँ पर देते हैं, प्री मेडिकेशन जो करवाते हैं, तो एंजाइटी वगैरह एंटी एंजाइटी मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो उसी टाइम यानी कि एनाल्जेसिया का स्टेज तभी से स्टार्ट हो जाता है, डिसओरिएंटेशन नेक्स्ट स्टेप में आएगा। सबसे पहले क्या होगा, एनाल्जेसिया वहां पर हम लोग मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं। व्हेन द पेशेंट हैज स्टिल नॉट शिफ्टेड टू ऑपरेशन रूम, यानी कि जो ऑपरेशन रूम से पहले हम लोग इस सब कर लेते हैं। एंड व्हेन स्टार्ट्स गिविंग इनहेशनल एनेस्थेटिक एजेंट, पेशेंट इज डिसओरिएंटेड बट स्टिल नॉट अनकॉन्शियस। यहाँ पे देखिए कि जो होता है कि हम लोग इनहेशनल एनेस्थेटिक एजेंट जो देते हैं, जैसे डेस्फ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, इन सब को अगर हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, पेशेंट को डिलीवर करते हैं, तब जाकर के पेशेंट में क्या होता है, डिसओरिएंटेशन वहां पर होने लगता है, डिसओरिएंटेड पेशेंट में होने लगता है। स्टिल नॉट अनकॉन्शियस, यानी पेशेंट क्या होता है, अनकॉन्शियस में तभी नहीं जाता, कॉन्शियस में रहता है, लेकिन भटकने लगता है, अपना जो कंफ्यूज हो जाता है पेशेंट, ये होता है। एंड व्हेन द पेशेंट बिकम्स अनकॉन्शियस द स्टेज 1 एंड, यानी कि जब पेशेंट क्या होता है, अनकॉन्शियस के तरफ जाने लगता है, तो स्टेज 1 जो होता है तभी एंड हो जाता है, यानी स्टेज 1 खत्म हो गया। अब क्लियर हो गया कि स्टेज 1 कहाँ से स्टार्ट होगा। एनाल्जेसिया का जो हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, प्री ऑपरेटिव में जो मेडिसिन वगैरह देते हैं, एंटी एंजाइटी वगैरह जो प्री मेडिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है। और अनकॉन्शियस में जैसे ही पेशेंट जाता है तो वहां तक में स्टेज 1 एंड हो जाता है। तो इसको हम लोग कैसे पता करते थे, आई से मैक्सिमम टाइम क्या आई से पता करते थे, बट आज यानी मॉडर्न में क्या हो गया है कि हम लोग मॉनिटरिंग डायरेक्ट पेशेंट को करते हैं, बाइस्पेक्ट्रल इंडेक्स जो मॉनिटर होता है उनसे करते हैं। तो उसका वीडियो आप लोग जा करके देखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा, तो उनसे हम लोग पता करते थे। चलिए स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ इंडक्शन टू अनकॉन्शियस, यानी जैसे ही हम लोग स्टार्ट होगा पेशेंट क्या होगा, अनकॉन्शियस में चले जाएगा। लॉस ऑफ आईलेस रिफ्लेक्स, देखिए आईलेस रिफ्लेक्स यहाँ पर दिखाई देगा, जो आईलेस यहाँ पर आपको दिख रहा है इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन आने लगता है। तभी से हम लोग पता इसमें जितना वो स्टेज 1 से लेकर के स्टेज 4 तक में
है, आई का मूवमेंट से ही हम लोग सारा कुछ पता करते हैं। तो चलिए आगे आप लोगों को सारा कुछ क्लियर होगा। सबसे पहले हम लोग देखिए आइरिस और प्यूपिल के बारे में जान लीजिए। प्यूपिल जो बीच में होता है, जो ब्लैक कलर का जो होल दिख रहा है ये होता है, और आइरिस जो होता है ये वाइट वाइट के बाद जो ये दिखाई देता है आपको, इसको आइरिस बोलते हैं। व्हाइट के बाद जो आपको दिखाई देता है कलर और बीच में जो लेंस रहता है उसी को प्यूपिल बोलते हैं। तो ये पहले क्लियर कर लीजिए, फिर आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए जो आइरिस जो होता है रिलैक्स होता है। जब रिलैक्स होता है, जब ब्राइट लाइट होता है तो क्या होता है, रिलैक्स होता है और छोटा हो जाता है। जो बीच का जो आइरिस यहाँ पे होता है ये छोटा हो जाता है। अगर आइरिस जो होता है जैसे है तो यहाँ पे ये छोटा हो जाएगा। अगर लाइट उस पे जाता है तो क्या होता है, ये मसल होता है ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। एंड जब क्या होता है कि डिम लाइट में जाते हैं तो ये फिर बड़ा दिखाई देता है, यानी कि ये जो एरिया है ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, इसी के कारण से होता है। चलिए आगे हम लोग समझेंगे। आप समझ गए यहाँ पर जो आईलिस जो होता है पलक, इसी पे हम लोग बेस्ड होता है। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर जो है स्टेज 2। स्टेज 2 जो है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट और डिलीरियम, यानी कि यहाँ पर देखिए एक्साइटमेंट पेशेंट में देखने को मिलता है और डिलीरियम होने लगता है पेशेंट को। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए एक्साइटमेंट जो होता है, एक्साइटमेंट आप लोग समझ रहे होंगे, पेशेंट क्या होगा अपने उसका बॉडी में एक अलग सा उत्तेजना तरह का जो एक्साइटमेंट दिखाई देने लगेगा। उसके बाद डिलीरियम जो होता है ये बेहोशी के हालत में जो बोलता है। जो पेशेंट बेहोश होता है उस टाइम में भी अगर जो बोलता है, यानी कि कंफ्यूज होकर के कुछ भी बोल देता है, वह होता है डिलीरियम होता है। तो इसमें पेशेंट चले जाता है। उसके बाद फीचर्स जो इसका है लाइक डिस इनहाइबिटेशन जो होता है वह होने लगता है पेशेंट में। डिस इनहाइबिटेशन का मतलब होता है कि क्या होता है, ये पेशेंट में खुद का जो कॉन्शियसनेस नियंत्रण होता है वह खो देता है, यानी अवेयरनेस इसमें खत्म हो जाता है, डिलीरियम हो जाता है। यहाँ पर पेशेंट भटकने लगता है, टेंशन में चले जाता है। यानी स्टेज 2 में जैसे गया मॉनिटर में हमको दिखाई देने लगेगा पेशेंट हाइपरटेंशन में जाने लगा है, टेकीकार्डिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर क्या होगा, सीन होगा बिकॉज ऑफ सिंपैथिक स्टिमुलेशन, यानी कि यहाँ पर हमको दिखाई देने लगेगा जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है वह यहाँ पर दिखाई देने लगता है। सिंपैथिक नर्व जो होता है, नर्व सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे, ऑटोनोमिक जो होता है उसी का पार्ट होता है सिंपैथिक होता है। इसमें स्टिमुलेशन होने लगता है। सिंपैथिक जो फाइट और फ्लाइट के लिए वर्क करता है यही होता है। ये क्या होता है उस टाइम में दिखाई देता है पेशेंट में। ये किसका पार्ट है, ऑटोनोमिक का पार्ट है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़े होंगे उसका पार्ट है। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। एयरवे मैनिपुलेशन इज अवॉइडेड बिकॉज रिफ्लेक्सेस आर इंटैक्ट एक्सेप्ट आईलेस रिफ्लेक्स, यानी जो आईलेस समझ गए पलक जो होता है उसका जो रिफ्लेक्स होता है उसको एक्सेप्ट आपको करना है। इसमें एयरवे का जो मैनिपुलेशन होता है, एयर जब इस स्टेज में चले जाएगा तो जो एयरवे हमारा जो पेशेंट में जो एयरवे इंट्यूबेट करके हम पेशेंट को जो एयरवे कर ले हैं, एयरवे लगा हुआ है, उसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यानी उसमें कोई भी चेंज उस टाइम में नहीं करना है। नहीं तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा और इंटैक्ट होकर के क्या हो जाएगा, आईलिस रिफ्लेक्शन यहाँ पर होने लगेगा। रेस्पिरेशन इज रैपिड इरेगुलर, यानी कि यहाँ पर देखिए रेस्पिरेशन जो पेशेंट का होगा उस टाइम में रैपिड होने लगेगा। अब क्या होगा, पेशेंट का जो खुद का कॉन्शियसनेस है ये अब खत्म होने वाला है। एंड मॉडर्न एनेस्थेटिक एजेंट्स हैज मिनिमाइज द टाइम स्पेंड इन स्टेज 2, यानी अभी जो मॉडर्न में हम लोग यूज करते हैं डेस्फ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, इन सब को हम लोग जो यूज करते हैं, सेवोफ्लोरेन, ये सब में क्या होता है कि इसमें मिनिमाइज टाइम स्पेंड करता है। स्टेज 2 में बहुत कम टाइम यूज करता है और डायरेक्ट स्टेज 3 में पेशेंट चले जाता है। तो इसको भी याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये अक्सर पूछा जाता है। एम्स का जो एग्जाम होता है उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको भी आपको याद रखना है। स्टेज 2 टाइम इज वेरी लिमिटेड, स्ट्रेट अवे फ्रॉम स्टेज 1 पेशेंट गो टू स्टेज 3, यानी कि क्या होता है बहुत कम समय लेता है स्टेज 2 में। स्टेज 1 से डायरेक्ट स्टेज 3 में पेशेंट चले जाता है। अभी मॉडर्न में जो हम लोग यूज करते हैं ये एनेस्थेटिक, यानी कि आईवी एनेस्थेटिक एजेंट जो है, जो भी एनेस्थेटिक एजेंट का अभी यूज करते हैं इसमें इस तरह का होता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से होता है। स्टेज 1 एंड 2 कैन ओनली बी वेरी क्लियर सीन विथ ईथर, यानी कि आपको ईथर में स्टेज 1
एंड स्टेज 2 क्लियरली आपको समझ में आएगा, यानी वहाँ पर दिखाई देगा कि स्टेज 1 में पेशेंट है, फिर स्टेज 2 में पेशेंट है, इन सब आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई देगा। एनेस्थेसिया नोट विथ मॉडर्न एनेस्थेसिया एंड बोथ स्टेज आर द stages of inductions and in stage 2 airway manipulations has to be avoided because fluxes are still intact। यानी कि देखिए स्टेज 1 होता है एंड स्टेज 2 जो होता है, हम लोग सबसे पहले इसको समझ लीजिए, मॉडर्न एनेस्थेसिया में ये सीन नहीं होता है, बट ईथर का जो हम लोग ईथर का यूज करते थे उसमें ये बिल्कुल सीन होता था। तो उसी टाइम में जो गुडल साहब थे इन्होंने इसको स्टेज को बनाए थे, तो स्टेज 1 2 और 3 4 स्टेज में लेकर के आए थे। फिर स्टेज 3 में क्या किया थे, 4 प्लेन बनाए थे और टारगेटेड यही होता है जनरल एनेस्थेसिया को। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये होता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए स्टेज 3 मेन स्टेज मेरा यही होता है, टारगेट स्टेज ये होता है कि पेशेंट को यहाँ पर लाना है सर्जिकल एनेस्थेसिया के लिए। स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया यही होता है। इसमें क्या होता है, दिस इज द टारगेटेड स्टेज फॉर सर्जरी, यानी सर्जरी के लिए हमारा टारगेट यही होता है स्टेज 3। ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। डिवाइडेड इनटू 4 प्लेन, यानी कितना 4 प्लेन में ये डिवाइड किया गया है, प्लेन 1 प्लेन 2 प्लेन 3 एंड प्लेन 4, 4 प्लेन में यहाँ पे किया गया। तो चलिए चारों प्लेन को हम लोग अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले प्लेन 1 में देखिए, जब स्टेज 3 में आएगा तो ये प्लेन आपको सीन हो पाएगा, आपको क्लियरली सीन होगा। इन्हीं से हम लोग पता करते हैं कि टारगेट पे जा पाया है या नहीं जा पाया है, तो इससे पता करते हैं। ठीक, इसमें भी क्या होता है कि प्लेन जो 3 होता है यही थ्रू होता है, जो सर्जिकल जो एनेस्थेसिया होता है ये होता है स्टेज 3 का प्लेन 3। आपको याद रखना है कि स्टेज 3 का प्लेन 3 होता है टारगेटेड। तो चलिए अब हम लोग प्लेन 1 को समझते हैं। इसमें देखिए कॉन्जेक्टिवल जो रिफ्लेक्स इज लॉस्ट, यानी यहाँ पर कॉन्जेक्टिवा जो होता है इसके ये जो आप देख रहे पलक के नीचे होता है कॉन्जेक्टिवा, इसमें क्या होता है कि इसका रिफ्लेक्स क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है। इस पे सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसका जो कॉन्जेक्टिवल जो रिफ्लेक्स होता है वो लॉस हो जाता है। जैसे कॉन्जेक्टिवाइटिस जो होता है वो आप लोग समझ रहे होंगे, वही इसमें क्या होता है, कॉन्जेक्टिवा के पास में रिफ्लेक्स लॉस्ट हो जाता है। ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कहाँ पे होता है कॉन्जेक्टिवल। एंड आईलिड रिफ्लेक्स लॉस्ट, यानी आप देखिए आईलिड का जो रिफ्लेक्स होता है वह भी लॉस्ट हो जाता है। आईलिड आप लोग समझ रहेंगे। स्लोइंग रिफ्लेक्स इज लॉस्ट, यानी हम लोग जो निगलते हैं, अगर कोई भी फूड वगैरह जो होता है उसको निगलते हैं, स्लोइंग करते हैं, उसका भी रिफ्लेक्स यहाँ पर क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। देखिए मार्क आई बॉल मूवमेंट, यहाँ पर आपको देखना है कि आई बॉल का मूवमेंट जो होता है, आई बॉल का जो मूवमेंट होता है वह भी यहाँ पे क्या होगा, मार्क हो जाएगा। एंड प्लेन 2 में ये क्लियर आपको हो गया प्लेन 1। एंड प्लेन 2 में अब क्या क्या सीन होगा, इंटरमिटेंट सी सेक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि यहाँ पर सी सेक्शन क्या होता है कि रुक रुक करके अब यहाँ पर पेशेंट क्या होगा, अपना ब्रीदिंग करने लगेगा। ब्रीदिंग जो उसका स्पॉन्टेनियस जो ब्रीदिंग होता है वह बिल्कुल अब यहाँ पे लॉस्ट हो गया है। अब रुक रुक करके वेंटिलेटर इसको क्या करता है, प्रोवाइड कर रहा है। एंड लॉस ऑफ आई बॉल मूवमेंट, यानी यहाँ पर क्या होगा, लॉस हो जाएगा। आई बॉल का जो मूवमेंट होता है ये बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगा। लेरिंजियल रिफ्लेक्स लॉस्ट हो जाएगा, यानी कि लेरिंजियल जो रिफ्लेक्स होता है, फेरिंग्स लेरिंग्स पड़े होंगे, लेरिंग्स का जो रिफ्लेक्स होता है वह यहाँ पे लॉस्ट हो जाता है। और जो जिसमें वोकल कोड होता है उसी का पार्ट, इसी लेरिंग्स का पार्ट होता है वोकल कोड। तो ये भी आपको लिखना है। लेक्रिमल जो लेक्रिमेशन जो होता है इंक्रीजेज, यानी लेक्रिमल जो ग्लैंड होता है वह क्या करता है, सिक्रेशन ज़्यादा करने लगता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी कि टीयर जो निकालता है, आंसू जो निकालता है वह यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए प्लेन 3 को समझते हैं। प्लेन 2 आपको क्लियर हो गया होगा। कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल एब्डोमिनल मसल, यानी कि जो एब्डोमिनल मसल जो होता है वो बिल्कुल रिलैक्स अब हो जाएगा प्लेन 3 में आकर के। लॉस ऑफ प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, यानी प्यूपिल पर अगर हम लोग लाइट देंगे अब यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन होता था, रिलैक्स जो होता था प्यूपिल के पास आईलेस, वह बिल्कुल अब खत्म हो जाएगा। यानी आईलेस जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये एरिया जो दिख रहा है, ये एरिया, ये बीच वाला नहीं, इस एरिया को आप जो देख रहे हैं इसका कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और प्यूपिल का साइज, ये प्यूपिल जो होता है, प्यूपिल के साइज में कोई चेंजेबल नहीं होगा। नहीं जब हाईलाइट जो इस पे आता है तो ये क्या होता है, रिलैक्स कर लेता है
और डिम लाइट होता है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। दिस इज ट्रू सर्जिकल एनेस्थेसिया प्लेन, यही टारगेट रहता है एनेस्थेसिया देने के लिए। तो आपको स्टेज में आपको प्लेन भी क्लियर हो रहा होगा। प्लेन 4, प्लेन 4 में इरेगुलर रेस्पिरेशन, आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, इरेगुलर होने लगेगा, जो रेस्पिरेशन होता है इरेगुलर होने लगेगा। पैराडॉक्सिकल रिब मूवमेंट्स टू कंप्लीट डायफ्रामेटिक पैरालिसिस, यानी कि डायफ्राम क्या होगा, पैरालाइज हो जाएगा, बिल्कुल इसमें क्या होगा, पैरालाइज हो जाएगा और इसमें जो मूवमेंट होना चाहिए वो मूवमेंट नहीं हो पाएगा, यानी डायफ्राम क्या होगा, पैरालाइज हो जाएगा। तो ये अब तक में आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको पूरा इसमें हो गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पे अब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, इससे कि एनेस्थेसिया और ओटी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो एक बार आप जा करके चैनल पे विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बना करके रखे हुए हैं, प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। एनेस्थेसिया प्लेलिस्ट हम स्पेशल तरह से बना चुके हैं, तो उसमें जा करके आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग अब इसमें समझते हैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3 और प्लेन 4 को हम लोग समझते हैं कि बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल जो चेंजेज होता है वह किस तरह से होता है, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंटरकोस्टल जो होता है, इंटरकोस्टल आप लोग समझ रहे होंगे, इंटरकोस्टल जो रिफ के जो होता है उसका मूवमेंट को देखा जाता है, डायफ्राम। और इसमें देखिए रेस्पिरेशन जो होगा तो इसमें किस तरह से चेंजेबल होगा। स्टेज 1 में एकदम क्लियरली हो रहा है, स्टेज 2 में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, स्टेज 3 में भी क्लियर हो रहा है। जैसे स्टेज 3 प्लेन 1 में हो रहा था, अब जा करके यहाँ पर चेंज हो गया, यानी कि इसका जो रेस्पिरेशन में चेंजेबल आने लगा है। प्लेन 3 में जा करके हम लोग का टारगेटेड होता है एनेस्थेसिया, यहाँ पर देखिए एकदम कम हो गया है और इसका जो कंट्रोल है वेंटिलेटर के पास है, एंड प्लेन 3 में कम हो गया। जैसे स्टेज 4 में जाएगा पेशेंट का कोमा में जाने का चांस हो सकता है और डेथ होने के चांसेस हो सकता है, इसको भी याद रखना। ओक्यूलर का मूवमेंट्स को हमको देखना है, यानी आंख ओक्यूलर्स का मूवमेंट देखना है। वॉलेंट्री कंट्रोल को देखना है, जो सो आंख को हम लोग घुमाते हैं उसको देखना है, वॉलेंट्री कंट्रोल है या नहीं। इसमें क्या होगा, पहले कंट्रोल रहेगा फिर धीरे धीरे लॉस हो जाएगा। एंड प्यूपिल नो, यानी कि यहाँ पर देखिए जो हम लोग प्यूपिल का जो होता है ना, प्री मेडिकेशन हम लोग जो देते हैं उसमें इसका देखिए स्टेज 1 में देखिए प्यूपिल का साइज, और यहाँ पर आईलेस जो होता है उसका देखिए, और यहाँ पर क्या हुआ है कि बड़ा हो गया, यानी कि लार्ज होने लगा है। स्टेज 1 में प्यूपिल का साइज, 2 में स्टेज 2 में क्या हुआ, लार्ज होने लगा, स्टेज 1 में क्या स्मॉल है। एंड यहाँ पर स्टेज 3 में देखिए क्या हुआ, फिर साइज स्टेज 1 के बराबर आ गया। और प्लेन 2 में देखिए, यहाँ प्लेन 1 में था, प्लेन 2 में क्या हुआ, फिर बढ़ने लगा, प्लेन 3 में पूरा यहाँ पर देखिए बढ़ गया है, यानी स्टेज 2 की तरह दिखाई देने लगा। प्लेन 3 में बिल्कुल यहाँ पर बड़ा हो गया और यहाँ पर स्टेज 4 में बहुत बड़ा हो गया। तो ये देखना है, रिफ्लेक्स देखना है, लीड टोन इसमें देखना होता है, कर्नियल देखना होता है, प्यूपिलरी लाइट और रिफ्लेक्स वगैरह इसमें देखा जाता है। एंड फिर यानी फेरिंग्स लेरिंग्स का जो रिफ्लेक्स होता है उसको देखते हैं। स्लोइंग जो करते हैं यहाँ तक हम लोग का स्लोइंग लॉस्ट हो जाता है। एंड यहाँ वॉमिट जो होने का चांस रहता है, यहाँ तक होने का वॉमिट का चांस होता है, वॉमिटिंग होने का। उसके बाद यहाँ पर ग्लोटिस का जो होता है रिफ्लेक्स, यहाँ ग्लोटिस का रिफ्लेक्स प्लेन 2 में देखा जाता है, उसके बाद यहाँ पर लॉस्ट हो जाता है। रेनल यहाँ पर दिखने को देता है। यहाँ पर देखिए लेक्रीमेशन जो होता है, जो लेक्रीमल जो ग्लैंड होता है उसका सिक्रेशन को देखा जाता है, सिक्रेशन यहाँ पर कम होता है। और यहाँ पर स्टेज 3 का प्लेन 1 और 2 के बीच में सबसे ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पर टीयर आने का चांस होता है और धीरे धीरे फिर कम हो जाता है। इसको देखना, मसल टोन्स को देखना है आपको, मसल टोन में देखना यहाँ तक नॉर्मल होता है, फिर यहाँ से टोन क्या हुआ, स्ट्रगल करने लगेगा टोन। एंड रेस्पिरेशन का रिस्पॉन्स को हम लोग देखना है और इसका ये देखना है। आई होप ये आपको भी डाटा क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलिए हम लोग स्टेज 4 को भी देख लेते हैं। ओवरडोज जो हो जाता है, स्टेज 4 को क्या बोलते हैं, हम ओवरडोज बोलते हैं। रेस्पिरेशन क्या होगा, रेस्पिरेटरी सेक्शनल टू पोटेंशियल डेथ, यानी पेशेंट क्या होगा, डेथ होने का चांस होगा। स्केलेटल मसल्स बिकम्स फ्लेसिड, वीक पल्स, डिक्रीजेज ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज होने लगेगा। जनरल एनेस्थीसिया में सबसे डिफिकल्ट का यही होता है। 4 स्टेज में अगर चल गया, ओवरडोज पेशेंट हो जाता है, तो उस टाइम में यहाँ पर पेशेंट कोमा में जाने का और डेथ होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप
आपको ये वीडियो को थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, इससे कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर दे। तब तक के लिए पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।